हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स। तो ये डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड योर पेंसिल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये होता है नर्वस सिस्टम का यूनिट। इसके बेटा तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी आप देख सकते हैं, सेल बॉडी में ये पतले पतले से स्ट्रक्चर है थ्रेड जैसे, जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहीं पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है। तो मतलब आप कोई भी टाइप की स्टिमुलाई रिसीव करते हो, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, ठीक है, कोई ठंडा या कोई गर्म, कोई आप कोई चीज प्रिक करती है, तो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? दैट इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय द डेंड्राइट। ठीक है। तो चलो, अब ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट हो जाती है और ट्रेवल करती है सेल बॉडी से। इसके बाद जाती है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये देख रहे हैं आप, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम होता है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, ताकि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई है वो कहीं बीच में लॉस ना हो जाए। अब ये इंफॉर्मेशन रीच करती है नर्व की एंडिंग पे, जिसको हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, ये दूसरे न्यूरॉन पे जाती है। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में छोटा सा गैप होता है। उस गैप का नाम क्या था, ये आप मुझे मैसेज में बताइएगा। आई होप आप सबको जरूर पता होगा। और जब इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाती है, तो वो इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना सेकेंड न्यूरॉन पे, एज इट इज जंप नहीं कर सकती है। वो एक केमिकल के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में ये केमिकल रिलीज हो जाता है, और फिर दूसरा जो एक्सॉन होता है उसका सॉरी जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसकी डेंड्राइट्स इसको एक्वायर कर लेती हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे, विच इज ऑफ ब्रेन। दिस इज आवर ह्यूमन ब्रेन। इसमें तीन पार्ट्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाउ आवर फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम इज मेजरली रिलेटेड टू द थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। तो जो भी आप थिंक करते हो, ठीक है, आपकी जो मेमोरी है, आप जो लर्निंग करते हो, जो भी रीजनिंग है, जो भी साइट ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज एक्चुअली सेरिब्रम। ये आपके सारे के सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल्सो साइट ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड योर इमोशंस। ठीक है। तो थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग एंड साइट ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज थॉट्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपके सेरिब्रम से रिलेटेड होते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट फोर ब्रेन का है हाइपोथैलेमस। हियर यू कैन सी दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। योर फीलिंग ऑफ थर्स्ट या फीलिंग ऑफ हंगर, जो हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है ना, हमें फीलिंग होती है फुलनेस की, बहुत खा लिया, पेट भर गया है, दिस इज रिलेटेड टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो और जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी हाइपोथैलेमस से ही रिलेटेड है। After this comes मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जो भी फंक्शंस है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है, यानी कि ऑल द मूवमेंट्स विच आर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ठीक है। रिफ्लेक्स मूवमेंट हमारे हेड की, नेक की, ट्रंक की, ये सारी की सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ योर आईज, हमारी जो प्यूपिल का साइज है, शेप ऑफ आई लेंस है, ये भी सारा का सारा हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। आफ्टर दिस इज आवर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं: पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबिलम। नाउ देखो बच्चों, सेरिब्रम और सेरिबिलम अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। और जो हमारा सेरिबिलम है ना, ये आप देख रहे हैं छोटा सा, ऐसा लग रहा है ना कॉलीफ्लावर है, ये हमारा सेरिबलम है। दोनों कई बार ना पेपर में इनका डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। तो चलो, हाइंड ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पॉन्स, इसका फंक्शन जान लेते हैं। पॉन्स का काम होता है हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, यानी कि हमारे जो सर्केडियन
रिदम है ना, सोने का और जागने का स्लीप साइकिल, वो पॉन्स मेंटेन करता है, और हमारी रेस्पिरेशन भी पॉन्स ही मेंटेन करता है. After this is the most important part of the hindbrain, which is the medulla. Here you can see this is medulla. medulla का काम है हमारी जो भी life giving involuntary actions है उनको control करना. life saving actions जैसे कि heart beat हो गया, breathing हो गई, reflex actions हो गए, vomiting, sneezing, ठीक है, coughing, swallowing, ये सारे के सारे reflex action medulla ही control करता है. ठीक है, तो हो गए ना हमारे life saving actions. After this is the another very important part of the hindbrain, which is the cerebellum. देखने में तो बहुत छोटा है, बट इसके काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, आप अच्छे से वॉक कर पा रहे हो बिना इधर उधर कहीं गिरे पड़े, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम, राइट. तो आपका बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, जो आप वॉकिंग कर पाते हैं, डांसिंग कर पाते हैं, जितनी भी प्रिसीजन रिक्वायर्ड मूवमेंट्स हैं, जैसे डांसिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, या फिर राइडिंग अ साइकिल हो गया, बाइसाइकिल हो गया, ये सारे के सारे प्रिसीजन रिक्वायर करते हैं, तो सारे का सारा काम है आपके सेरिबेलम का. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेरिबेलम के फंक्शन और सेरिब्रम के फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन ऑफ मेड्यूला. हंगर और थ्रिस्ट किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है. तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे, विच इज रिफ्लेक्स आर्क. अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे विच इज टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथ लेता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें एक बहुत ही सिंपल डायग्राम से रिफ्लेक्स आर्क समझाया गया है. इसमें दिखाया गया कि एक हाथ है, वो एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है. जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारी जो स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है थर्मो रिसेप्टर्स. ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगी, जिसको ना सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स मांगती है, तो इसमें जो डिसीजन है ना वो बहुत क्विक होना चाहिए. बट ब्रेन जो है उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मतलब कोई बॉडी को हार्म हो सकता है. तो अगर कोई क्विक रिस्पॉन्स, क्विक डिसीजन चाहिए तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उसका डिसीजन देती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे. स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगी और जो भी डिसीजन देगी उसको मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मसल्स तक लेके जाएंगे. इफेक्टर मसल आप देख रहे हैं, दिस इज द इफेक्टर मसल. अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड वी विल रिमूव आवर हैंड, राइट. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप देख रहे हो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक और न्यूरॉन है बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, विच इज नोन एज रिले न्यूरॉन. तो तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो कि स्टिमुलाई को इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाता है, और रिले न्यूरॉन जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन करता है. सो दिस इज ऑल वेरी इजी रिफ्लेक्स आर्क. तो चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे. तो यस, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क सिंपल पाथवे. बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट से रिफ्लेक्स आर्क को समझा सकते हो. अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसकी एक पिक्चर खींच लो और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो. नाउ next is another very important diagram of human excretory system. excretory system is very important because वो हमारी बॉडी से ना जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड, उसको रिमूव करता है. अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में घूमता रहेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, पॉइजनिंग हो जाएगी. ठीक है, और इट इज फैटल, मतलब डेडली हो सकता है. चलो नाउ अब देखो बेटा, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उसके लिए हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए हमारी बॉडी में दो ऑर्गन्स हैं जिनको हम बोलते हैं किडनीज. तो हमारे पास दो किडनीज हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी. ठीक है, अब जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उसको रीनल आर्टरी लेकर आती है. ठीक है, दिस इज वन मार्कर, कई बार पूछा जाता है विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग द डर्टी ब्लड टू द किडनी, इट इज रीनल आर्टरी. एंड द ब्लड वेसल्स विच टेक अवे द क्लीन ब्लड, इट इज नोन एज रीनल वेन. ओके, चलो रीनल आर्टरी ही
अंदर जाके किडनी के छोटी छोटी वेन्स में, छोटी छोटी आर्टरीज में ब्रेकअप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल या फिर इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो चलो, रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेकर आई किडनी के अंदर। किडनी हमारे पास दो हैं। अब ये क्या करेगी, सारे के सारे ब्लड को क्लीन कर देगी, सारा का सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें से निकल जाएगा। और वो सारा का सारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना, ये आप दो ट्यूब देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं यूरेटर। तो ये यूरिन किडनी से यूरेटर में जाएगा, जो कि दो ट्यूब्स हैं। ये दो ट्यूब्स किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करने में काम करती हैं। ठीक है, अब सारा का सारा यूरिन आ गया और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल हो गया। और यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट स्टोर्स द यूरिन। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का काम है स्टोरेज ऑफ यूरिन टिल वी एक्सक्रीट इट आउट। नाउ देयर इज एन ओपनिंग at the tip of the urinary bladder which is known as urethra। ठीक है, तो किडनी के पार्ट्स क्या क्या हैं? renal artery which brings the dirty blood, two kidneys which are bean shaped organ, two long tubes which join kidney to the urinary bladder which is known as ureter, urinary bladder which is a muscular sac like structure which stores the urine, and the urethra which is the opening of the urinary bladder so that we can expel out the urine। ठीक है, बहुत सिंपल है, कई बार बनाने के लिए भी आ जाता है, प्री बोर्ड्स में तो आपको बनाने के लिए बिल्कुल आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। Now the next diagram is of human digestive system which starts with the mouth। माउथ में ही हमारी ना डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, आप जो भी खाते हो उसकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि आप कुछ भी खा रहे हो, जैसे कि आप चपाती खा रहे हैं तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। माउथ में हमारे इंजाइम्स रिलीज होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पर और उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो, अब ये जो मतलब स्टार्च है उसका डाइजेशन तो माउथ में ही स्टार्ट हो गया सलाइवरी अमाइलेज से। उसके बाद ये जो फूड है वो नीचे की साइड आएगा इसोफेगस से, विच इज द फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना, याद है आपको, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिक होता रहता है ताकि फूड धीरे 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 नीचे आता रहे स्टमक में ना। उस स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस तीन थे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, अब इन तीनों के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन्स पैक करता है, उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है। HCl का फंक्शन होता है अगर डाइजेस्टेड फूड के साथ कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर हो गए तो उसको किल करना, और स्टमक के जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देना, क्योंकि जो पेप्सिन है ना वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। नाउ म्यूकस का फंक्शन होता है, देखो HCl जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl के फंक्शन मतलब कि HCl ताकि नाउ म्यूकस का क्या काम होता है बेटा? म्यूकस का काम होता है HCl से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, राइट। अब जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि पेप्सिन ने प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया है पेप्टोन्स में, अब ये सारा का सारा जो फूड है वो जाएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इट इज लार्जर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं, दिस इज लिवर विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब ये गॉल ब्लैडर की एक डक्ट होती है जो कि थोड़ा थोड़ा जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती रहती है। अब बेटा लिवर रिलीज करता है बाइल जूस को। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम तो नहीं होता, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? पहला फंक्शन ये है कि ये जो फैट्स है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सेकेंड फंक्शन है इसका, जो भी खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक मीडियम का है ना, तो वो एसिडिक मीडियम के फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज के जूसेस हैं वो बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। वो हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब देखो, जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो तो स्टार्च पे ही एक्ट करता है, तो पहले तो डाइजेशन स्टार्ट हुई थी माउथ में स्टार्च की, उसको कंटिन्यू करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब जो लाइपेज है
वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स थे वो उनको और ज्यादा ब्रेकअप कर देता है, और ज्यादा छोटा करता है। और जो ट्रिप्सिन है वो जो प्रोटीन्स ब्रेकअप हुए थे पेप्टोन्स में, वो उनको और भी ज्यादा फाइन ब्रेकअप कर देता है। ठीक है, ये भी मतलब ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे ही डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है वो फैट्स को ही डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन जो था उसने सारे के सारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड में फाइनली, और जो भी आपका स्टार्च था वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो भी कंप्लीट डाइजेशन है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्या हुआ? अब इसके बाद जो भी फीकल मैटर बच गया, जो भी बेकार की चीजें बच गई, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएंगी। और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वेस्टेज मतलब फीकल मैटर एज वेल एज वाटर एब्जॉर्प्शन सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। इसके बाद सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू एनस हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। तो दिस इज एन इजी डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी बनाने के लिए पेपर में आ सकता है, तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट ये बहुत ही इजी है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो मार्किंग कर लीजिए, दिस इज आवर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट। इसके नीचे अपने नोट बना लो, लेफ्ट साइड में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हार्ट ना मेजरली हमारा 4 चैम्बर्स का होता है। ठीक है, मतलब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस अपर साइड इज लेफ्ट एट्रियम, ओके, दिस लोअर साइड इज लेफ्ट ventricle, this upper side is right atrium and this lower side is right ventricle। ठीक है, तो हो गए ना 4 पार्ट्स। अब देखो, लंग से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, तो लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब लंग से रिलेटेड। ठीक है, वेन वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती है। तो अब ये ब्लड सारा का सारा आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, तो उसके बाद ये जो वेल्व्स हैं ये खुल जाते हैं। सारा का सारा ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई हो जाता है ब्लड का, तो ये वेंट्रिकल्स वापस से क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब ये सारा का सारा ब्लड जाएगा हमारी बॉडी में थ्रू द मेन आर्टरी विच इज नोन एज एरोटा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइट, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा लेके जाती है हमारी बॉडी में, जहाँ की सारी ऑक्सीजन यूज हो जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, राइट। अब क्या होगा? अब जो भी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा के सारा वेन्स लेके आएंगे वापस से हार्ट में। तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा लेके आती है। इंफीरियर वेना कावा जो हमारी बॉडी के लोअर ऑर्गन्स है, यानी कि हमारे फीट हो गए, ठीक है, जो हार्ट से नीचे नीचे की बॉडी है वहां से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा लेके आएगी। और जो हार्ट से अबव के पार्ट है, यानी कि हमारा हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी राइट एट्रियम में। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो वेल्व खुल जाएंगे, और वेल्व्स खुलने की वजह से सारा का सारा जो ब्लड था डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो वेल्व थे ट्रिस्किपिड वेल्व भी क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड फॉर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये जाएगा हमारे लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जनरली? इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है, नेम द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के नाम पूछे जाते हैं और कौन सा आपका साइड ऑफ हार्ट किस टाइप का ब्लड रिसीव करता है ये पूछा जाता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ हार्ट में बीच में सेपरेशन है। ये एक मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेप्टम। सो सेप्टम इट separates left and right side of the heart so that there is no mixing of the blood. Okay, चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे विच इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखो बच्चों हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द नेजल कैविटी। हम नेजल कैविटी से इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाती है हमारे फेरिंग्स से होते हुए, हमारे लैरिंग से होते हुए, फिर आप देख रहे हो ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब हमारा विंड पाइप। विंड पाइप आगे आप देख रहे हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आगे ये छोटे छोटे सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो भी हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा है वो इस एल्वियोलाई से, इसके आसपास काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, सारा का सारा ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में चला जाता है, और जो ब्लड के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारा का सारा एल्वियोलाई के अंदर आ जाता है फॉर द एक्सहेलेशन। ओके, so this is very very simple diagram. Now there is one more thing, this is diaphragm. Diaphragm muscular muscle होती है which separates our thoracic cavity and the abdominal cavity. ठीक है, हमारी thoracic cavity और हमारी abdominal cavity को separate करने वाली muscles का नाम होता है diaphragm. नाउ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की, एपिग्लोटिस क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे एपिग्लोटिस में एक छोटा सा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाना खा रहे हैं ताकि वो खाना हमारी विंड पाइप में ना चला जाए, तो विंड पाइप के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो जब भी हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो उस विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि एक्सीडेंटली कोई भी फूड पार्टिकल हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है बच्चों। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ये अपनी चेंजिंग करता रहता है शेप। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे फूड पार्टिकल दिखता है ना, ये अपने फॉल्स फीट या जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ये एक्सटेंड करने लग जाता है और फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है और एक बना लेता है एक फूड वैक्यूल, और इसके अंदर ये इंजाइम्स रिलीज करता है और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही इसको डाइजेस्ट कर लेता है। और फिर इसकी बॉडी में जो भी वेस्ट चीज होती है आफ्टर डाइजेशन, वो अपनी बॉडी की कोई भी साइड वॉल्स को रप्चर करके उसको एक्सपेल आउट कर देता है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल न्यूट्रिशन इन अमीबा। आफ्टर दिस कम्स नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ आवर किडनी। इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल से। बोमेंस कैप्सूल है एक कप जैसा स्ट्रक्चर। देखो हमारी जो किडनी है ना, उसमें बहुत सारी छोटी 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 फिल्टरेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपके सामने एक सिंगल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जो कि स्टार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल से, जो कि एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है। ठीक है, ये गुच्छा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। राइट, तो ये वन मार्कर हैं आपके। नाउ अब देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमें एक्सपेल आउट करना है, भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए ये फिल्टरेशन यूनिट्स होती हैं। जो भी डर्टी ब्लड है उसको कौन सी ब्लड वेसल लेके आती थी किडनी के अंदर, मुझे नाम लिख के बताना। ठीक है, इससे पहले वाले हमने डायग्राम में पढ़ा है किडनी वाले में कि डर्टी ब्लड को कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है किडनी के अंदर। अभी जो डर्टी ब्लड वेसल सॉरी ये जो डर्टी ब्लड है, ये जो ब्लड वेसल्स लेकर आती हैं, ठीक है, इससे सारा का सारा फिल्ट्रेट छन के इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये फिल्ट्रेट इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता होता नीचे की साइड आता रहता है। ठीक है, इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट नीचे आएगा, उस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है, उसमें अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट, राइट, नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड, ऐसी चीजें भी होती हैं।
ठीक है। तो इसमें सब कुछ वेस्टेज नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी को वापस से चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, सॉल्ट चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, ये चीजें तो हमारी बॉडी को वापस चाहिए। तो हमारी बॉडी को एक्सपेल आउट क्या करना है, हमारी बॉडी डू नॉट नीड नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब नहीं चाहिए, इसको एक्सपेल आउट करना है। तो अब जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे आता रहेगा तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि ये जो ग्लूकोज या सॉल्ट या अमाइनो एसिड थे ना, ये इस ट्यूब से बाहर निकलेंगे और हमारे ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फिल्टरेट जिसमें कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है, ये इस डिसेंडिंग लूप से होता होता ये असेंडिंग लूप में जाएगा, जिसको हम लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता होता इसके अंदर अब मेजरली क्या है, इसके अंदर है यूरिन, ठीक है, दिस इज यूरिन। यूरिन मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब देखो, जो भी वेस्टेज आयन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है, या कोई बचा हुआ कोई यूरिया वगैरह अभी भी ब्लड में रह गया है, वो सारा का सारा यहाँ पे वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। या मतलब यहाँ से सीक्रेट होके वापस इसके ट्यूब के अंदर चला गया है, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर मेजरली यूरिन है। अब ये यूरिन सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे से पार्ट्स दिख रहे हैं आपको कट से, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन ज्वाइन होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही नेफ्रॉन ज्वाइन नहीं होता कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से और भी कई सारे नेफ्रॉन ज्वाइन होते हैं, तो सारा का सारा जो भी यूरिन बनता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा दो ओवरीज होती हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं। देयर इज वन एग विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग 1 मंथ, ठीक है, एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, वो एग ओवरीज रिलीज करती हैं और वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस से पास करता है। नाउ इफ इट रिसीव्स द स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, उसके बाद ये आके यहाँ पे यूट्रस में कहीं इम्प्लांट हो जाता है और बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ओवरी है, फैलोपियन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज द यूट्रस जहाँ पे कि इम्ब्रियो का प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज द वेजिना। तो एंट्री ऑफ स्पर्म वेजिना के थ्रू होता है और फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में, ओके। तो अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, तो होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मतलब दैट इज शेडिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड shedding of the uterine wall and bleeding, right? So chaliye, this was the female reproductive system. Now the next diagram is of budding in the yeast. Now here you can see an yeast cell में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके किसी भी साइड में ना एक छोटा सा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है, और जब वो डेवलप होता है तो वो रिप्रोडक्शन इतनी फास्ट होती है कि पहला बर्ड तो अलग हो नहीं पाता लेकिन चेन ऑफ बर्ड तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ हाइड्रा। हियर यू कैन सी एन पेरेंट हाइड्रा, इसके ये टेंटकल्स हैं, इसके बॉडी पे एक छोटी सी आउट ग्रोथ होने लग जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्ड। अब वो जैसे जैसे मेच्योर होती रहती है वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखने लग जाती है, और जब ये फुली ग्रोन हो जाता है, फुली मेच्योर हो जाता है, तो जो न्यू हाइड्रा होता है वो पेरेंट की बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है और डेवलप करता है एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। सो दिस इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ईस्ट में भी, हाइड्रा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज दीज आर द लोअर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज द रीजनरेशन इन प्लानेरिया। नाउ प्लानेरिया एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ऐसा ऑर्गेनिज्म है अगर इसकी बॉडी में ना कहीं से कट लग जाए या आप इसको कट कर दो तो ये अपने कोई भी बॉडी पार्ट से अपने आप को फुली ग्रोन कर सकता है, पूरी तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकता है। यानी कि अगर एक कट यहाँ से लग गया, ठीक है, एक कट यहाँ से लग गया, तो आप देख रहे हो इसके 1 2 3 पार्ट्स हो गए। नाउ फर्स्ट पार्ट में हेड है लेकिन ये अपनी नीचे वाली बॉडी को भी रीग्रो कर सकता है। सेकंड पार्ट के पास ना तो हेड है ना टेल है, लेकिन इसने क्या करा, इसने अपने हेड को और अपने टेल को वापस से रीग्रो कर दिया। सिमिलरली जो टेल थी उसने भी अपने अपर पार्ट को रीग्रो कर दिया। तो कह सकते हैं ये एक टाइप से रिपेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। तो लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है
ये कोई कट लगने पे ही रीग्रो करता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल कट हो गया या फिर हमने इसको जानबूझ के काट दिया तब ही ये अपने आप को रिपेयर करता है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ Now the next diagram is of fragmentation in Spirogara, which is a filamentous algae। ये एक filamentous algae होता है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब ये फुली ग्रोन हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर अपनी लेंथ को अटेन कर लेता है, तो सिंपली ये सेंटर में से स्प्लिट हो जाता है और इससे दो ऑर्गेनिजम्स, दो नए स्पायरोगारा बन जाते हैं। अब ये भी फिर से फुली मैच्योर हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ को एक्वायर कर लेंगे तो वो भी स्प्लिट अप हो जाएंगे। दिस इज हाउ फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगारा टेक्स प्लेस। नाउ आपको फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द फ्लावर। नाउ हियर यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ द फ्लावर। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। फ्लावर का जो कलर्ड पोर्शन होता है विथ दैट इज नोन एज पेटल। पेटल को हम करोला भी बोलते हैं। नाउ हियर यू कैन सी सेंटर पोर्शन। ये सेंटर पोर्शन है पिस्टिल। पिस्टिल यानी कि फीमेल का पार्ट, ठीक है। इसका टॉप मोस्ट पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। ये जो लंबी सी ट्यूब जो दिख रही है आपको, दिस इज नोन एज स्टाइल। और ये जो मोटा सा बल्ज पोर्शन है, दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे 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 कुछ आपको बीज से दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। नाउ इसके बाहर आपको दिख रहे हैं ये इस तरीके के लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं एंथर। और एंथर की ये जो लंबी सी धागा जैसी चीज देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टेमन, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये एक फ्लावर है हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाहर जो ये ग्रीन कलर की छोटी सी लीफ देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स का फंक्शन होता है, या फिर आप इसको सेपल भी बोल सकते हो, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड कंडीशन। नाउ अब फ्लावर जिस डंडी से पेड़ से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पेडिकल। बच्चों जो पेटल्स होते हैं ना, ये कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए, राइट। स्टिग्मा जो है ये बड़ा स्टिकी सा होता है, ताकि एंथर के अंदर जो छोटे छोटे गैमेट्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलेंस, जब वो इसके ऊपर लैंड हो तो उससे चिपक जाए। अब ये पॉलन इस स्टाइल से होते होते जाता है इस ओवरी के अंदर, और जो ओव्यूल्स है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस ऑन द स्टिग्मा। तो अभी अभी हमने पढ़ा फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, उसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट थे, मेल एंड फीमेल। तो बच्चों जो फीमेल पार्ट था दिस, ठीक है, जो अपर पार्ट था जिसका नाम था स्टिग्मा, और उसकी जो लॉन्ग सी ट्यूब थी दैट वाज स्टाइल, और उसके नीचे ओवरी थी और उसके अंदर ओव्यूल्स थे, ठीक है, ये वो पार्ट है। नाउ अब आप ये देख रहे हैं, दिस इज पोलन। अब ये पोलन कहाँ से आया? ये पोलन आया इधर से, ठीक है। ये एंथर के अंदर होते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, बहुत ही छोटे छोटे पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं। जब इसके ऊपर लैंड होते हैं तो एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। अब इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये पोलन मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमेट को रिलीज करते हैं, जो कि इस ट्यूब से होता होता जाता है ओवरी के अंदर, और इसके अंदर जब फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं उसके साथ हो जाता है फ्यूज। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं fertilization, यानी कि fusion of male germ cell with the female germ cell, it is known as fertilization and it produces a zygote। तो बच्चों ओवरी बनता है फ्रूट और ओव्यूल्स बनते हैं सीड्स, ओके। चलिए नाउ इसकी ना आपको कई बार लेबलिंग आ जाती है, यहाँ से इसको x बोल देंगे, ठीक है, इसको y बोल देंगे, और इसको z बोल देंगे, और बोलेंगे एक्स वाई जेड को लेबल करो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फाइनली हम आ गए हैं हेरिडिटी चैप्टर पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें एक सिंगल करेक्टर का क्रॉस पढ़ा जाता है। तो आपको पता होगा ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने दो
क्रॉसेस दिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उन्होंने कुछ हमें लॉस भी दिए थे। वो लॉस क्या थे, अगर आपको देखना हो तो मेरी वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको लॉस समझाए हैं। तो चलिए एक बार हम इसे क्विक रिकैप कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि जिसमें हम एक करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल ने क्या करा था, इन्होंने पी प्लांट लिया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था मुझे कमेंट करके बताना। उन्होंने होमोजाइगस प्लांट लिए फॉर द टॉलनेस, जिसको हमने डिनोट किया कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट लिया जिसको हमने डिनोट किया स्मॉल टी। इनके जब गैमेट्स बने कैपिटल टी और स्मॉल टी और इनका फ्यूजन हुआ, तो क्या देखा, जो F1 जनरेशन थी उसके सारे के सारे प्लांट की फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप मतलब देखने में वो कैसे थे, वो थे सारे के सारे टॉल, ठीक है। अब क्या किया है ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल ने, जो F1 जनरेशन के प्लांट थे इन्हीं में से दो प्लांट ले लिए और उनकी आपस में क्रॉसिंग कराई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के गैमेट्स बने भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सिमिलरली सेकंड के भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, और इनकी जब क्रॉसिंग हुई तो हमने क्या देखा, F2 जनरेशन में रेशियो कुछ अलग था। इनमें तीन जो प्लांट थे वो तो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था, यानी कि देखने में फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या था, 3:1। लेकिन जीनोटाइप रेशियो यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक तो प्योर टॉल था यानी कि होमोजाइगस टॉल था, जो दो थे वो हेटेरोजाइगस टॉल थे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन था, और जो एक था वो बिल्कुल प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ था। तो जेनेटिक रेशियो हो गया हमारा 1:2:1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे मेंडल्स के डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटायर हेरिडिटी चैप्टर। चलो बच्चों, इसमें मेंडल ने क्या किया, इन्होंने दो प्लांट लिए और दोनों के ही करेक्टर्स जो थे बिल्कुल प्योर लिए। एक लिया प्योर होमोजाइगस कलर एंड शेप, यानी कि डोमिनेंट कलर था येलो और डोमिनेंट शेप थी राउंड, ठीक है। और एक उन्होंने लिया रिसेसिव, दैट इज ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। दो टाइप के पी के सीड थे। अब जब इन्होंने इनकी क्रॉसिंग कराई तो जो F1 जनरेशन थी उसमें हमेशा ही डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन बना वो बना कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर के डोमिनेंट हैं, यानी कि येलो और राउंड सीड्स, ठीक है। तो F1 जनरेशन में चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो चाहे वो डाईहाइब्रिड हो, हमेशा ही जो कि डोमिनेंट होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो चलो अब इसके जो गैमेट्स बने सब, तो ये गैमेट्स कैसे बनाएंगे आप, गैमेट्स की आपको ट्रिक बना देती हूँ। दो बार लिखो कैपिटल आर, दो बार लिखो स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये बन गए गैमेट्स, यही लिखे हुए हैं यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यही चार गैमेट्स है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले आर लिख दो चाहे पहले वाई लिख दो, ये इनको आगे पीछे शफल कर दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रेशियो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये चार गैमेट्स आप इधर लिख दीजिए, चार गैमेट्स इधर लिख दीजिए। अब इनकी हमें करनी है क्रॉसिंग, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हमने कैसे लिखा, इनको क्रॉस करा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये फर्स्ट बॉक्स में आया। अब इसको हमने करा, अब इसको हमने करा इससे क्रॉस, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया सेकंड बॉक्स में। अब फर्स्ट को हमने करा थर्ड से, इसी तरीके से फर्स्ट को हमने करा फोर्थ से, ठीक है। अब जब ये सारा हो जाएगा फिर से आप इसको रिपीट करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से लिखेंगे यहाँ पे, फिर सेकंड को सेकंड से लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा क्रॉस कंप्लीट कर लेंगे। नाउ जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा 9:3:3:1, यानी कि 9 जो है वो राउंड और येलो है, 3 जो है वो आपके राउंड और ग्रीन आएंगे, 3 है जो रिंकल्ड और येलो आएंगे, और 3 ही आपके रिंकल्ड और ग्रीन आएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जितने भी बायो के डायग्राम्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। आपके बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड्स में आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय।